एजेंट में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक बड़ी अशांति की। अशांति इस वजह से कह रहा हूं कि एक दिन पहले ही हम लोगों ने उनके साथ खुशियां शेयर की थी और उनसे जानना चाह रहे थे कि सेलिब्रेशन कैसा है। और इसकी वजह भी बड़ी लाजमी सी थी कि 2 साल से लगातार कोविड के जद में हम इन्हीं दिनों में लॉकडाउन को फेस कर रहे थे। और केवल लॉकडाउन को फेस नहीं कर रहे थे, जहां खुशियां बरसनी चाहिए थी वहां लोगों के आंसू बरस रहे थे। लेकिन ईश्वर ने 2 साल बाद ये अवसर दिए कि एक ऐसा संगम जिसे देख करके लोग हर्षोल्लासित थे। एक तरफ भगवान परशुराम की जयंती, अक्षय तृतीया और ईद। लेकिन जोधपुर, जिसे हम सन सिटी कहते हैं, वहां दहशतगर्दों ने ऐसी दहशत फैलाई कि उसके बाद वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा 10 थाना क्षेत्र में। आप अंदाजा लगाइए कि किसी के मैरिज के कार्ड बटे हुए थे, किसी के क्या फंक्शन था। जाने माने पत्रकार हैं हमारे साथ। ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, यश गोयल साहब जुड़े हुए हैं, उमेंद्र दादिश साहब जुड़े हुए हैं और महेश शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं गोयल साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? गोयल साहब तक शायद आवाज का कोई इश्यू है, वो अभी चेक कर रहे हैं। उनके पास में जाऊंगा, ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, दंगा होता है, दंगा कोई नई बात नहीं है। अगर कोई घटना होती है उससे सबक जरूर लेना चाहिए कि ऐसी एक घटना हो चुकी है तो दूसरे में हमें क्या सावधानी बरतनी है। लेकिन राजनीतिक दलों की जल्दी देखिए आप, ये बिना कोई जांच बैठाए ही एक दूसरे को दोषी ठहरा देते हैं। राजस्थान में फैसला हुआ नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन दिल्ली में बैठे दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने एक दूसरे पर आरोप नहीं, मैं कहूंगा कीचड़ उछाल दिया। कहा कि इसकी साजिश थी और ये साजिश इन्होंने रची है। ये मुझे लगता है कि माइक्रो मैनेजमेंट कितना जबरदस्त है राजनीतिक दलों का, सरकारों का तो मुझे पता नहीं है कि नहीं है, कि उनको पता भी चल गया कि साजिशें हो रही हैं। योगेंद्र जी, देखिए, भारतीय राजनीति के जो पिछले 70 वर्ष हैं उसमें बहुत सारी चीजें बदली हैं। हमारे राजनीति के जो एक मध्यम मार्गी राजनीति, दक्षिणपंथी राजनीति थी और वामपंथी राजनीति थी। एक में वर्ग संघर्ष था तो एक में वर्ग समन्वय था और एक के अंदर एक खास किस्म के बहुसंख्यकवाद का सिलसिला बिगनिंग से है। इन तीनों स्थितियों को हम पहचानते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के आ जाने से और राजनेताओं के राज में जिस तरीके से स्थापित हो रहे हैं, उसको लेकर के सारी चीजें बदली हैं। राजनीति में जो एक मॉरलिटी थी वो एक तरीके से समाप्त हो गई। कोई भी उस नैतिकता का पालन नहीं करता जिसकी अपेक्षा हमारे यहाँ बुनियादी रूप से की जाती थी, पूरी होती थी। अब सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता में आने के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं वो अपने आप में बड़े तकलीफदेह हैं और वो सुविधाजनक नहीं है। और उस पर इसीलिए कि कुछ भी प्रारंभ होता है उसके तुरंत बाद में एक पक्ष ये कह देता है और दूसरा पक्ष ये कह देता है। सचमुच में पहले जैसे इस तरह की बात कहने से पहले 50 बार सोचा जाता था कि किसी पे आप लांछन लगा रहे हैं, किसी को आप अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं तो उससे पहले उसका नतीजा क्या होगा, समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इन सब बातों को नहीं सोचा जा रहा। सचमुच में सत्ता की ओर दौड़ने और सत्ता को बचाए रखने या सत्ता को छीनने का जो सिलसिला चल रहा है, उसी का ये नतीजा है कि आज हम कभी करौली में देखते हैं, कभी हम जोधपुर में देखते हैं, कभी हम यूपी के अंदर कहीं देखते हैं, कभी हम मध्य प्रदेश में देखते हैं। तो इन सब बातों के लिए मेरा ऐसा ख्याल है कि हमारा जो मीडिया है, हम लोग जिस पेशे से संबंधित है, अगर स्वतंत्र रूप से हम काम कर रहे होते और हमने इनको इस तरीके से लोगों के सामने पेश कर पाते, मेरा ख्याल है कि बहुत अब अपवाद स्वरूप ही इस तरह के सिलसिले बनते हैं। जो कुछ परोस दिया जाता है वो उसको लेकर के हम भी अपने टीआरपी के लिए या अपने सर्कुलेशन के लिए या अपने रेवेन्यू के लिए जिस तरीके से बढ़ने लगे, तो कुछ भी कहीं पर भी ईमानदारी से कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये चिंता का विषय है। ये सारे कारण है जिन पे हमें सोचना चाहिए। जी चलिए, मैं गोयल साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ बिल्कुल, अब आ गया।
जी गोयल साहब, क्योंकि सबसे पहला सवाल आपसे करना लाजमी था। मुझे लगता है कि हम जो 5 जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको हो रही होगी। आप जोधपुर के वासिंदे हैं, जिस जोधपुर में लोगों को ये भी पता नहीं लगता है कि इस मोहल्ले का बच्चा किसका है, जो जिसके साथ आता है, अच्छा उसी परिवार के। बाद में बताया जाता है कि ये सौहार्द मैंने देखा हुआ है वहां पे। और आज अगर जोधपुर जल रहा है तो उस पर मैं रिएक्शन चाहूंगा आपका। नहीं, जोधपुर से मैं 30 साल कम से कम रहा हूँ मैं वहाँ, और पहले कभी कर्फ्यू लगते नहीं थे। जब फर्स्ट टाइम कर्फ्यू लगा था, मुझे ध्यान है, जब ये बाबरी मस्जिद वाले इशू हुए तो लोग तैयार होकर के, कपड़े पहन के, लहंगा लुगड़ी पहन के, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के कर्फ्यू देखने गए थे। ये कर्फ्यू होता क्या? लोगों ने समझाया कि डंडे पड़ेंगे, कहाँ जा रहे हो, कर्फ्यू देखना है। जिस मतलब पश्चिमी भाग में ये स्थिति हो, लोग मिलजुल के रहते हैं। अभी मेरी एक पत्रकार से बात हो रही थी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है पत्रिका के, वो कह रहे थे, यार मैं जिस शहर में, जहाँ मोहल्ले में रहता हूँ, वहां पर सोस्ती गेट में मेरे घर के पीछे जो दीवार है वो मस्जिद है, और सालों से रह रहे हैं, सारी कुछ आवाज आती है, सब कुछ आता है, क्या हुआ था? वहां इस तरह का भावना है ही नहीं। अब ये क्यों होती है, कैसे होती है, बहुत मुश्किल है। सब पढ़ते थे, लिखते थे। कई मित्र यहाँ बड़े अच्छे OSD बने बैठे हैं आज। वो मतलब पता ही नहीं था कब कैसे घर आते थे, किन की शादियों में हम जा रहे हैं, हमारी शादियों में वो आ रहे हैं, पारिवारिक घनिष्ठता सब थी, सब कुछ। और अब भी है। पर ये जैसा अभी भाई साहब ओम जी कह रहे थे, वो सही है। सत्ता बचाने का इतना संकट नहीं है, सत्ता पाने का संकट हो रहा है। दिस इज ऑल ड्यू टू ग्रैब द पावर ऑन वन इशू। और वो सिंपल सा है कि धार्मिक डिवाइड करो। अच्छा, मजेदार बात यह है कि अभी अगर आपने सुना हो, बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, आप सब भी सुनते हैं, हर नेता जो विपक्ष का, वो एक ही बात बोल रहा है, तुष्टीकरण हो रहा है जी, तुष्टीकरण हो रहा है जी। ये तुष्टीकरण क्या, फीस में क्या हो रहा है? इसमें अगर कोई नमाज पढ़ने जा रहा है या मंदिर में जा रहा है, उसमें क्या तुष्टीकरण है? फिर पे अगर कोई एक पत्थर मारेगा, मैं भी दूसरा पत्थर मारने की कोशिश करूंगा। पहली बार में, दूसरी बार में सोचूंगा यार मेरी लगी नहीं, छोड़ो यार, निकल जाओ किसी तरह से। ये सारा जो सत्ता पाने की जल्दी लगी हुई है, सत्ता खोने की नहीं है, जो मेरा मानना है। और बहुत ज्यादा धार्मिक डिवाइड हो रहा है अननेसेसरली, और वो ज्यादा कष्ट देता है। बनस्पत के हम कहाँ के हैं, कहाँ नहीं। जयपुर में भी इतने साल हो गए, 60 में यहाँ भी पढ़े हैं, कभी ऐसा नहीं होता। मतलब अजीब सी बातें लगती हैं। जो राजनीति का, जैसा भाई साहब ने कहा, वो सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सब गायब हो गई, पक्ष विपक्ष रह गया। जो नॉन है, जो सत्ताधारी है, वो बेचारा जिंदगी बचा रहा है, और जो विपक्ष है वो चाहता है आज ही चुनाव हो जाए और इसी मुद्दे पे, जोधपुर वाले पे ही रिजल्ट आ जाए, मैं इसी में सीएम बन जाऊं, इसी में पीएम बन जाऊं। तो ना राजनीति बहुत ज्यादा लालसा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा। इतनी नहीं होनी चाहिए। पुलिस से पहले ये लोग पहुंच जाते हैं, विपक्ष वाले, कि ये दंगा हुआ, इस तरह का दंगा हुआ, बोलिए आप। पुलिस से पहले, जैसे ये वहां बैठे थे। जी जी बिल्कुल। उमेंद्र दादी साहब सुन पा रहे हैं आप? उमेंद्र जी, चलिए उमेंद्र दादी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। उससे पहले महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। महेश जी, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि मैं नेताओं को अक्सर सुनता हूं यहाँ पे, जब सिर्फ बड़ी तकलीफ की बात यह है कि चेहरे बदलते हैं, और अगर वो भी आप अगर फोटोशॉप पे जाकर के चेंज कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं, वही सब चीजें हो सकती। चले, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, उमेंद्र जी के पास में जा रहा हूँ एक बार में। उमेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भी दो बातें निकल करके आ रही हैं कि एक तो दंगाइयों से पहले पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत जल्दी होती है कि वो एक दूसरे पे ऐसा आरोप लगा देते हैं कि बिल्कुल वो साजिश रच रहा था, वो साजिश रच रहा था, और एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीट फेल बता देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सालों से हमारे सिस्टम का हिस्सा बना हुआ है, कभी भी सरकार के साथ उसकी भर्ती नहीं होती है कि 3 साल के लिए हो गया, 5 साल के लिए हो गए। आईपीएस कोई बना है, अपनी काबिलियत से बन करके आता है, एक सिस्टम के तहत उसे स्टेट मिलता है, और जो भी सरकार उसे जहां यूज करना चाहती है वहां अपनी सेवाएं देता है। ऐसे आईएएस ऑफिसर्स का, आरपीएस है, एक कांस्टेबल की भी अगर हम बात कर लेते हैं, फिर कैसे कह दिया जाता है कि मूक दर्शक बन करके अधिकारी बैठे रहे, उन्हें को निर्देश देता है कि आपको मूक दर्शक ही बना रहना है। ये राजनीतिक दलों के ये जो बयान होते हैं, ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं, एक एएसआई मेरे ऑफिस के पास से ही, वो किसी चैनल की डिबेट देख रहे थे, तो एक नेता के बयान से कह करके उन्होंने कहा, साहब आपकी भी डिबेट है, ये आप लोग ऐसे आरोप लगा देते हैं आप लोगों के चैनल्स पे, हम लोग ये वर्दी जब पहन करके आते हैं बड़ी तकलीफ होती है कि कोई हमें कह देता है कि मूक दर्शक बन करके बैठे रहते हैं। हमारे को पाठ वही पढ़ाया जाता है, और संविधान ने सिर्फ लाठी एक विभाग को दी है कानून व्यवस्था के लिए,
और आप लोग ऐसे सहजता के साथ आरोप जड़ देते हो हमारे ऊपर कि हम मूकदर्शक बन के बैठे रहते हैं, सर फुड़वा लेते हैं हमारे, वो मूकदर्शक बनकर के बैठे रहने की वजह से होते हैं। उस एएसआई का जो रिएक्शन जो मुझे मिला, मैं उस पर आपसे भी जानना चाहूंगा, इतनी सहजता के साथ आरोप लगा देते हैं राजनीतिक दल। अनम्यूट करिए उमेंद्र जी, उमेंद्र जी म्यूट किया हुआ आपने, म्यूट किया हुआ, इसे अनम्यूट करिए, म्यूट किया हुआ आपने, म्यूट किया हुआ, इसे अनम्यूट करिए एक बार। नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ है आपका। मैं यही सवाल, आप अनम्यूट करिए, तब तक मैं महेश जी से बात हाँ चलिए, हाँ वापस कर दिया आपने, अनम्यूट हुआ था आपने म्यूट कर दिया, वापस म्यूट कर दिया आप। हाँ चलिए बोलिए बोलिए, आपने फिर म्यूट कर दिया उसको, आप अनम्यूट रखिए, म्यूट कर देते हैं आप उसे बार बार, अभी एक बार ही उंगली टच करिए, अनम्यूट होगा वो। जी मैं योगेंद्र जी ये कहना चाहूंगा कि नौकरशाही किसी पार्टी या किसी जाति धर्म की नहीं होती है। सरकार किसी भी दल की बने, उन्हें तो अपनी नौकरी करनी है, उन्हें उस जो भी मुखिया होगा उसका आदेश मानना है। लेकिन यहाँ मैं राजनीतिक दलों से भी ये कहना चाहूंगा कि उन्हें भी ये सोचना चाहिए, व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा देश। इस भावना को यदि ध्यान में रख के काम करेंगे तो न देश में कभी दंगे होंगे और न देश में कभी तनाव होगा। सवाल सबसे बड़ी बात आती है, चाहे सत्ता पक्ष कोई भी, चाहे बीजेपी हो सत्ता में हो, चाहे कांग्रेस सत्ता में हो, आरोप प्रत्यारोप का खेल होना एक स्वाभाविक बात है। यदि विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा सरकार में तो हनुमान चालीसा करने के लिए तो बैठा नहीं है। विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को बताना। लेकिन हनुमान चालीसा भी पढ़ लेता अब तो नहीं, हनुमान चालीसा पढ़नी भी चाहिए। हनुमान चालीसा आज मैंने भी पढ़ी है, आप भी पढ़े। लेकिन हनुमान चालीसा के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे योगेंद्र जी कि सरकार की यदि कमियां यदि विपक्ष नहीं बताएगा तो हम ये कहेंगे सर विपक्ष ने कुछ बोला नहीं। विपक्ष को सरकार की कमियों को बताने का अधिकार है, बताना चाहिए। साथ साथ में यहाँ ये बताना चाहूंगा आपको कि कभी भी बहुत अच्छा सौहार्द का माहौल हो और कुछ, देखिए दंगाइयों की संख्या ज्यादा नहीं होती है, उन्हें 2, 4, 5 लोग मिलकर देश का, समाज का या क्षेत्र का माहौल बिगाड़ता है। समाज कंटक है जो, उन लोगों को हम समाज कंटक कह सकते हैं। मैं कहता हूं कि कोई हिंदुस्तान के किसी भी देश में दंगा होता है, तनाव होता है तो एक गांव या कस्बे में या शहर में नहीं होता, संपूर्ण हिंदुस्तान में होता है। संपूर्ण हिंदुस्तान उससे आहत होता है। इस आहतता को समाप्त करने के लिए सभी दलों को भी अपने वैचारिक मतभेदों को त्याग के और ये सोचना चाहिए कि हम व्यक्ति देश के हैं और देश में किसी भी व्यक्ति का खून खराबा नहीं हो, देश में किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो और देश में किसी प्रकार का तनाव नहीं हो। इस बात को ध्यान में रखना होगा। लेकिन साथ साथ में यहाँ एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि यदि कहीं पे कोई तनाव होता है तो प्रशासन को, सरकार को इस बात की क्यों नहीं भनक होती है कि ये इस प्रकार की स्थिति होनी है। सरकार को सावचेत रहना चाहिए था। इंटेलिजेंसी पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं किसी नौकरशाही की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन साथ साथ में ये बताना चाहूंगा कि इंटेलिजेंसी क्यों सोई थी। जब रात्रि में किसी प्रकार का तनाव हुआ तो इंटेलिजेंसी को जागरूक होना चाहिए था, पहले कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए थे, ये नहीं होना चाहिए। करौली की घटना के बाद हमें सावचेत होना चाहिए था। राजस्थान में अभी 2-3 जगह ऐसी घटना घटी, अलवर में हुआ। यानी इन सब से यदि हम सबक नहीं लें और ये कहे तनाव हो गया, ये हो गया, देखिए जिनको तनाव फैलाना है वो एक मौके की तलाश में होते हैं। इन मौका परस्त लोगों को मौका यदि सरकार प्रशासन देगी तो हावी होंगे। अब हमारा ये प्रयास होना चाहिए, सरकार से हमारी ये भी उम्मीद है कि आज इतना अच्छा माहौल था, ईद का त्योहार भी और अक्षय तृतीया का त्योहार भी, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जी का जन्मदिन भी है, तो उनको जिस प्रकार का माहौल होना चाहिए था, बधाई का क्रम चलना चाहिए था, सेवइयां खाई जानी चाहिए थी, आखा तीज में कई जगह पतंगबाजी भी होती है, वो सब माहौल को बिगाड़ने की जो साजिश रची हुई है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं योगेंद्र जी ये जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। महेश जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। जैसे सवाल मेरा ये था, मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि वो एएसआई, क्योंकि मीडिया में भी हम देखते हैं कि अगर एक कोई घटनाक्रम होता है तो हम सुबह से रात तक फिर उसी पे पिल पड़ते हैं। उनका ये कहना था कि आप लोग किसी को भी कह देते हैं कि मूक दर्शक बनकर प्रशासन बैठा रहा, कि हमें तो नौकरी, गवर्नमेंट कोई भी हो, हम ये नहीं देखते हैं कि पार्टी का नुमाइंदा बैठा है कि सरकार का नुमाइंदा बैठा, हम तो ये मान करके चलते हैं। वो ना बड़ी समझ के साथ में, जितना उनको नॉलेज था, अपनी बड़ी अच्छी बात उन्होंने शेयर की मेरे साथ में। लेकिन खैर चलिए, यहाँ देखिए अभी उमेंद्र दादी जी ने एक बात कही कि करौली से सिलसिला चलता आ रहा है कि हो सकता है कि उससे हम इसे आपस में जोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है वहां का कुछ अलग कारण रहा हो, यहाँ कोई कारण अलग रहा, और अगर यही सब कारण चल रहा है तो एक साजिश कहूंगा इसे मैं। और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसका अपना इंटेलिजेंस सिस्टम जो है
उसे उसी तरह से मुस्तैद रखना चाहिए था। रात को 2 बजे तक अगर वहां पे दंगा हो रहा हो और सुबह भीड़ जुटे, तो फिर हम ये भी मान के चल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है वहां पे, उन्हें ध्यान रखना चाहिए था। देखिए, बात तो सही है कि जब इतना एक दिन पहले और रात को इस तरह का जो हुआ, उसके बाद में प्रशासन को चाहिए था कि शांति समिति की बैठक बुलाती है किसी तरह का, वो कोई इस तरह का दंगा वगैरह पर नहीं मैं है। से ये आप जो सवाल कर रहे हैं, मेरे को बताया गया है कि वहां शांति समिति की रात को बैठक हुई है और ये कहा गया था कि भगवान परशुराम की जयंती का जुलूस भी निकलेगा और सुबह में और नमाज भी होगी सुबह, ये कहा गया, बताया। उसके बाद ये स्थिति बनी है। ऐसे सूरत में मैं वही कह रहा हूं ना कि जब ये मामला हो गया था रात को ही, तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये चाहिए था कि आप किसी तरह से मस्जिदों तक ही नमाज सीमित रखें, या घर पे मतलब किसी तरह का जब तनाव की स्थिति होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब किसने क्या कराया, क्या वोटों के लिए कोई सत्ता की, मैं सत्ता वगैरह की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रबुद्ध लोगों को ये चाहिए था कि जुलूस की फिर अपनी अनुमति कैसे दी और फिर नमाज पढ़ने की भी जरूरत पड़ी। आपको अगर पूर्व का ये जब जैसे तनावपूर्ण स्थितियां बढ़ रही है पूरे देश भर में जिस तरह से होता है, तो इनको सतर्कता से ये करना चाहिए था। ऐसी सूरत में क्या हम संवेदनशील स्थलों पर इस तरह की कोई मतलब जुलूस निकालने के लिए या सार्वजनिक रूप से सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए इस तरह की अनुमति उनको न दें, और इनको दोनों समुदाय के शांति समिति के जो सदस्य उन्हें मतलब क्या कहते हैं ये करना चाहिए था कि मतलब इस तरह से उमेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं जी एक सेकंड, अभी बात आई थी तुष्टीकरण शब्द यहाँ उपजा था आदरणीय डॉक्टर साहब से, तो तुष्टीकरण की जो बात आती है वो यही इसी प्रकार की नीति से, इसी प्रकार की बातों से निकलती है। जैसा कि आप पूछ रहे तुष्टीकरण क्या हो गया, तुष्टीकरण यही तुष्टीकरण होता है। जी महेश जी, अच्छा, फिर ये बात थी, अगर ये जैसे भी मतलब जैसे आपने ये बताया कि इंटेलिजेंस मतलब अभाव रहा कि दूसरे दिन की सतर्कता क्यों नहीं बढ़ती गई, सब कुछ होता है, लेकिन सारी जो चीजें हैं उसको पहले प्रिकॉशनरी चीज, उसको भाई ऐसा माहौल ना बिगड़े, माहौल न बिगड़ने की जिम्मेदारी तक तो हम सभी की प्रशासन की है, और चाहे वो सरकार जो बैठी जिस भी दल की हो, में सरकार और सत्ता ये जो प्रशासन की जो है दोनों में समन्वय होता है ऐसी स्थिति पर नियंत्रण पाने की। तो उस चीज को गट्टे क्यों देते हैं, उस गट्टे से पहले विराम क्यों नहीं लगा देते? आप ये मतलब फिर यह कहते हैं कि वो जुलूस भी निकले और फिर नमाज भी पढ़े। तो जब ये मालूम है कि एक दिन पहले और कुछ नहीं पूरे एक मतलब क्या कहते हैं 12 घंटे पहले ऐसा तनाव हो रहा है, तो ऐसी सूरत में तो कम से कम ये मतलब क्या कहते हैं ना, ये होना चाहिए था। क्या मैं नियंत्रण कर सकता हूँ किसी घटना को? अगर ये पहले से मेरे साजिश करने वाले तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साजिश करना नहीं करने के लिए आपने पहले चिन्हित किया क्या कौन कर सकता है? ऐसे असामाजिक तत्वों को पहले आपने पकड़ के अंदर किया। इस घटना से पहले जो तनावपूर्ण पहले हो गई थी, उन लोगों को पहले पकड़ लेते जो आप पकड़ रहे हो। भाई ये बात कर। दूसरा ये है कि इस लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं है। सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है तो देश की एकता को खतरा बढ़ता है। तीसरा ये है कि जब वोट लेने होंगे तब भी मतलब क्या कहते हैं, आपको गण से एक गण से आपको वोट लेने होते हैं, और जब ऐसी घटनाओं माहौल बनाने की बात आती है तो राजनीतिक दल इसी मतदाता को आप मतलब विखंडित करने के लिए और उसको आकर्षित करने या उनको बांटने का काम करते हैं। तो ये हमें सभी वर्गों को सोचने की जरूरत है, ऐसे माहौल में हमें क्या करना चाहिए। ये सत्ता प्राप्ति के लिए तो होगी लगातार, ये कोई जो भी सत्ता में बैठता है निश्चित रूप से उसको मतलब कुर्सी की लड़ाई है। कुर्सी की लड़ाई आज नहीं है, जब से मतलब क्या कहते हैं ना आजादी से लड़ रही है हर आदमी, हर देश में ये मतलब सत्ता की लड़ाई चलती रहती है। अलग अलग मुद्दे वापस पुराने मुद्दे गड़े मुर्दे को उठाया जाता है। बात ये कि समाज को एक रखने के लिए जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। अब इन दोनों में से कहीं ना कहीं कोई बात है तो एकदम आरोप लगाना एक साहब वो उनकी वजह से आज जन्म दिवस मना रहे हैं, गुलदस्ते ले रहे हैं ना, ये जो वातावरण है ना, हम पहले घटनाओं को वातावरण को नहीं रोक रहे और इसके बाद में फिर जो उपज रहा है वातावरण
उसको भी रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसमें भी आप घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वातावरण अभी 3 दिन तक ईद के अभी चलता रहेगा, माहौल पूरा तीना, और ये चीजें आपकी कंटिन्यू होती रहेगी। तो ये किसकी जिम्मेदारी? कर्फ्यू लगाया ना, अब जाकर के कर्फ्यू लगाया ना, तो ये कर्फ्यू पहले जन कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया था? अब कोरोना काल के में तो जन कर्फ्यू की बात कही है, तो जन कर्फ्यू लगाते हैं कि भैया कोई जुलूस नहीं निकलेगा और न कोई ये मिलेगा। इसमें राजनीतिक दल की दखलंदाजी भी नहीं होनी चाहिए कि साहब जुलूस भी निकाल रहे हैं, हम नमाज पढ़ेंगे। और आप ये देखिए, चले 30 सेकंड में इकट्ठे होने की स्थिति है। प्रशासन की, सरकार की दी मंशा हो अच्छे ढंग से, तो कोई भी आयोजन होने से पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, सर्व समाजों की बैठक होनी चाहिए, धर्माचार्य से बात होनी चाहिए। इस प्रकार की स्थिति होगी नहीं, न जोधपुर जलेगा न करौली जलेगा, कहीं ऐसी स्थिति आएगी नहीं। हम क्या है कि जब संवादहीनता होती है तब जाके कुछ सामाजिक तत्व इसका फायदा उठा लेते हैं। जी चलिए, मैं गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। उमेंद्र जी एक सवाल उठा रहे हैं, ये आपको लगता है कि सीएलजी बनाया हुआ है और उसके अलावा और भी कई शांति समितियां बनी हुई हैं, अभी कहीं डायलॉग का अभाव है जिसकी वजह से सारी स्थितियां बन रही हैं? नहीं, जो उमेंद्र जी कह रहे हैं वो अपनी जगह सही हैं, अपनी बात कह रहे हैं, पर मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता। पर बहुत सीधी सी बात है, देश भर में जो स्थितियां बन रही हैं धार्मिक उन्माद की या किसी भी वजह से विभाजित करने की, वो सारा चुनावी जो अगले साल होने वाले हैं, इस साल होने वाले हैं विधानसभाओं के, आगे जो होने वाले हैं, उनकी भूमिका तैयार की जा रही है कि भाई आने वाले समय में जब भी कभी कोई बुलडोजर की बात करेगा सब याद आ जाएगा, लाउड स्पीकर की बात करेगा सब आ जाएगा, महिलाओं के मास्क की बात आएगी वो आ जाएगा। तो ये तरह तरह की बातें हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दे बनने वाले हैं राजस्थान में, जो मैं समझता हूँ वो बनेगा जिस हिसाब से विपक्ष और दूसरी पार्टियां बोल रही हैं, रूलिंग नहीं, तुष्टीकरण को, वो तुष्टीकरण बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। तो ये सारी चुनावी प्रक्रिया है जो सोशल फैब्रिक को हमारे खराब कर रही है। जैसा महेश जी ने बहुत अच्छी बातें कही, उमेंद्र जी ने भी कही, अपनी अपनी जगह सही है। पर सबसे बड़ा चीज है कि चुनाव को देखते हुए अगले साल के बहुत जल्दबाजी हो रही है। अगर वास्तविक स्थिति हो, वास्तविक स्थिति ना आप बयान कर सकते हैं ना मैं बयान कर सकता हूँ कि हुआ क्या है, हमें मालूम है क्या हुआ है, जोधपुर में क्या हुआ है, करौली में क्या हुआ है या राजगढ़ में क्या हुआ है, सबको मालूम है। जो पत्रकार जगह से जुड़े हुए हैं कौन कर रहा है, सब मालूम है, पार्टियों को भी मालूम है। पर समाज में ऐसा फियर डेवलप किया जा रहा है कि नहीं, वी आर नॉट सेफ। तो हम सेफ क्यों नहीं है? बहर आप तो सेफ है, ये सेफ है, दूसरे भी सेफ है। पर ये राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, इस राजनीतिक माहौल को बदलने की जरूरत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए, सरकार चलाना, जिस भी पार्टी को जनता ने शासन में बैठा है वो सरकार चलाएगी। अभी हमारे यहाँ 15 महीने बाकी हैं चुनाव होने में, लंबा समय है, कोई सहज नहीं है। 15 महीने तो सरकारें अपना कार्यकाल पूरा कर लेती हैं। तो अभी अगर राजस्थान में सरकार को अपनी सरकारी जिम्मेदारी निभानी है तो उनको और सतर्क रहने की जरूरत होगी। जब खुद कह रहे हैं मुख्यमंत्री किस तरह के हालात बन सकते हैं, करौली से सिलसिला शुरू हुआ है, तो क्या सतर्क रहने की आवश्यकता है? जैसे अलर्ट किया अभी यश गोयल साहब ने, महेश जी ने बताया। योगेन जी, सबसे पहले तो मैंने कहा कि पॉलिटिकल मॉरलिटी खत्म हो गई है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ईमान की बात करते ही नहीं है, वो बड़ी दोहरी और द्विवर्थक बातें करते हैं। जो साफ साफ मर्द समझ में आता है उसको भी समझना नहीं चाहते, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब एक मोटे तौर पे तो समझ में आया कि एक तरफ अगर अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण का सिलसिला, बहुसंख्यकों की तुष्टीकरण का सिलसिला भी चल रहा है। और जिस तरीके से आज राजस्थान में हुआ है, मुख्यमंत्री ने कल ही कहा कि धमाल करना चाहते हैं, और प्रतिपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो धमाल करना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जब आपको पता है कि धमाल करना चाहते हैं तो जोधपुर के अंदर जब मंत्री जी गए वहां पर, उमेंद्र जी मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब स्पष्ट एलिगेशन है, समय कम है, प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, एक बार समय कम है, एलिगेशन है राजस्थान के मुख्यमंत्री का धमाल करना चाहते हैं। करौली में इन्होंने धमाल किया, जोधपुर में धमाल करेंगे, जहां जहां मौका करेगा हिंदू मुसलमान का सिलसिला करेंगे और एक खास किस्म की राजनीति जो पूरे राष्ट्र पे चला रहे हैं उसको स्थापित करेंगे। तो ये बात हमारे तो समझ में आ रही है ना, हम इसको इधर उधर क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिकल मॉरलिटी खत्म हो गई। भरों सिंह के जमाने में भरों सिंह बोलते तो ध्यान देना होगा, सरकार बिल्कुल है। मैं कह रहा हूं कि भैरव सिंह जब बोलते थे तो उनके बात में वजन और ईमानदारी होती थी। हरदेव जोशी बोलते थे तो उनकी बात में वजन और ईमानदारी होती थी। अब जो राजनेता बोल रहे हैं
जो दिल्ली में बोल रहे हैं या राजस्थान में बोल रहे हैं, उनकी ईमानदारी नहीं है। वो खामा खा के आडंबर कर रहे हैं या दोस्ताने के सब सिलसिले। बिल्कुल नहीं है दोस्ताना। दोनों अलग अलग मोर्चा बना के खड़े हो गए हैं। एक सत्ता छीनना चाहता है, एक सत्ता में बने रहना चाहता है। और ये इसमें आदर्श कौन सा है, समय का अभाव है, चलिए समय का अभाव है, माफी चाहूंगा आप लोगों के साथ में। हमारा मकसद यही था कि जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो क्या सोचते हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर के। इनके अपने विचार हैं जो बिल्कुल उन्होंने आपके साथ में शेयर किए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।